नमस्कार, कप ऑफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार। आज चर्चा इस बात की कि 5 दिन के भीतर देश के बेरोजगारों ने, युवाओं ने, नौजवानों ने, छात्रों ने 2 बार जबरदस्त तरीके से अपने विरोध का प्रदर्शन किया है। और मैं खासकर 2 तारीख की तुलना करना चाहूँगा। एक 5 अप्रैल 2020 और दूसरा 9 सितंबर 2020 की। दोनों तारीखें ऐतिहासिक रहीं और रहेंगी। दोनों ही अवसरों पर रात के 9:09 पर समान रूप से समान तरह का एक्शन देखने को मिला। यह थी कि अपने अपने घरों में बत्तियों को बुझाना और फिर दिए जलाना, यानी बत्तियों को बुझाना यानी अंधेरा करना और फिर दिए जलाना यानी कि रोशनी करना। हालांकि भारतीय धार्मिक परंपरा में ऐसी बातें नजर नहीं आती कि हम रोशनी तो करते हैं, ये बातें हैं हमारी परंपरा में, दिए जलाते हैं, लेकिन हम अंधेरा दूर करते हैं। कभी ऐसा नहीं करते कि अंधेरा करके तब दिए जलाएं, अंधेरा करके तब रोशनी जलाएं। लेकिन शायद वक्त यही है कि हम खुद देश में अंधेरा कर रहे हैं, देश में बेरोजगारी बना रहे हैं और फिर उस बेरोजगारी की चिंता को जलाने के लिए रोशनी करना चाहते हैं, दिए जलाना चाहते हैं। बहरहाल ये बहस का विषय नहीं है, यह तो बस एक बात हुई जो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। बहस का विषय है कि दोनों बड़ी घटनाएं एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर, आदेश पर हुई थी और दूसरे का आह्वान विपक्षी दलों ने किया, जिनमें तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे युवा नेता हैं और कांग्रेस पार्टी ने भी इसका समर्थन किया। एक तरह से ये एक दीपोत्सव था। 9 सितंबर को जो हुआ, 9 सितंबर को 9:09 पर, यानी 4 दिन बाद, ये दोनों दीपोत्सव का जो मकसद था, दूसरे दीपोत्सव का, वो था बेरोजगारी की लड़ाई में एकजुटता का इजहार करना। अप्रैल में जो दिए जले थे 5 अप्रैल को, इस पर यह बात भी उठी थी कि क्या 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था, इस वजह से इसकी पूर्व संध्या पर बीजेपी ने एक कार्यक्रम कर लिया, प्रधानमंत्री उनका माध्यम हो गए और मुद्दा राष्ट्रीय और देश का था, कोरोना से देश को बचाने का मुद्दा। तो बहरहाल जो भी हो, एक मकसद, घोषित मकसद तो राष्ट्रीय था। हम सब उस मकसद से जुड़े थे। दिए जलाने वालों में, ताली थाली पीटने वालों में हम में से ज़्यादातर लोग थे। कुछ एक राजनीतिक कार्यकर्ता उनका सैद्धांतिक विरोध या फिर जो सैद्धांतिक रूप में जो विरोध कर रहे थे, उनकी बातों को छोड़ दें। आमतौर पर ये प्रधानमंत्री के आदेश को, निर्देश को लोगों ने सम्मान दिया था। ये वो दौर था, कब की बात मैं कर रहा हूँ, 5 अप्रैल वाले दीपोत्सव की बात कर रहा हूँ। ये वो दौर था जब कोरोना का ठीकरा तबलीगी जमात पर फोड़ा जा रहा था। जमातियों को कोरोना बम और गजवाए हिंद का आगाज करने वाला बताया जा रहा था। एक के बाद एक फर्जी वीडियो बगैर जिम्मेदारी लिए मीडिया चलाए जा रहा था। कई वीडियो फेक साबित हुए, मगर उन्हीं फर्जी वीडियो के आधार पर नफरत के बीज बो दिए गए। बहुत देर हो चुकी थी जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि बीमारी से लड़ा जाए, बीमार से नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात था।
स्वास्थ्य मंत्रालय की भी घोषणाओं में शामिल हुआ। आप सबके मोबाइल पर जो कोरोना संबंधी संदेश आया करते थे, बजा करते थे हर रिंग से होने से पहले, उसमें भी इस बात का जिक्र था कि कोरोना से लड़िए, मरीज से नहीं लड़िए, बीमार से मत लड़िए। 9 सितंबर को जो दिए जले हैं, बेरोजगार छात्रों ने, युवाओं ने परीक्षा के लिए जो भर्तियां हुई उसका जो रिजल्ट का वो इंतज़ार कर रहे हैं, नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर बड़े पैमाने पर देश में जो रोज़गार जिनके छीने हैं, ऐसे लोगों ने ये दिए जलाए। बिहार से लेकर यूपी तक और पूरे देश में ये रोशनी करते नजर आए। बेरोजगारी का अंधेरा दूर करना है और रोजगार की रोशनी पैदा करनी है, यही जज्बा था 9:09 पर जब रोशनी जलाई गई। अंधेरा दूर करने का एक संकल्प लिया गया। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने दीपोत्सव को दीप आंदोलन में बदलने का प्रयास किया। इस दीप आंदोलन की पृष्ठभूमि को अगर हम देखें तो ये पृष्ठभूमि 45 साल में चरम पर पहुंची हुई बेरोजगारी, उसके बाद इससे निपटने में, इससे उबरने की कोशिश में सफल नहीं रहना और कोरोना काल का आ जाना, जिस दौर में बहुत सारी नौकरियां चली गई। नौकरी छिन जाने का रिकॉर्ड बन गया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE का जो ताज़ा आंकड़ा है उसके मुताबिक कोरोना काल में नौकरी छिन जाने की घटनाओं ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो अगर कभी नहीं टूटे तो वही देश हित में होगा। अगस्त आते आते जो सैलरी वाली नौकरी है, दरमाहा जिसमें मिलता है, वो नौकरी 8,60,00,000 से घट करके 6.5 करोड़ के स्तर पर आ चुकी थी। यानी देश में कोरोना काल से पहले 8,60,00,000 सैलरी वाली नौकरी थी, वो सैलरी वाली नौकरी घट करके 6,50,00,000 के स्तर पर आ गई। और कोरोना काल में जो सैलरी वाली नौकरी थी उनमें से 2,10,00,000 लोगों को हाथ धोना पड़ा अपनी नौकरी से। 2,10,00,000। और जुलाई महीने में, हाल का जुलाई और अगस्त महीना मैं बता रहा हूं, तो जुलाई महीने में 48 लाख लोगों की नौकरी गई है जो कि सैलरी वाले थे। मैं दिहाड़ी मजदूरों की बात नहीं कर रहा, जिन्हें दरमाहा मिलता है उनकी बात कर रहा हूं। और अगस्त महीने में 33 लाख की नौकरी गई। यानी 48 और 33, 81 लाख लोगों की नौकरी, सैलरी वाली नौकरी ये सिर्फ जुलाई और अगस्त महीने में छिन गई है। और सैलरी वाली नौकरियों का ये 21 से 22% हिस्सा है। यानी 21-22% सैलरी तो सिर्फ 2 महीने में चली गई। 2019-20 में जो खेती से जीविकोपार्जन है, जो खेती पर निर्भर करते हैं लोग, ऐसे लोगों की संख्या जो कि मेहनतकश हैं, मैं डिपेंडेंट्स की बात नहीं कर रहा, जो खेती पर में जो खेती से आमदनी करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। खेती पर आमदनी करने वालों पर जो लोग निर्भर है उस आबादी की बात नहीं कर रहा। तो जो खेती से आमदनी करते हैं ऐसे लोगों की तादाद थी 11,10,00,000। और अब कोरोना काल में यह संख्या बढ़ करके 14 करोड़ हो गई है। यहां आपको दिख सकता है कि यहां तो संख्या बढ़ गई, लेकिन ये कोई उपलब्धि नहीं है। देश भर में जो नौकरियां गई हैं, जो दुख और तकलीफ के हालात पैदा हुए हैं, उसकी वजह से
लोगों का शहरों से गांवों की ओर पलायन हुआ है और इस वजह से काम करने वाले लोग खेती में और जुड़े हैं और यही संख्या है कि ये आबादी जो 11 करोड़ 10 लाख थी खेती से कमाने वाले की आज 14 करोड़ हो गई है। और अपने अपने जो उद्यमों में लगे हुए लोग हैं, जो अपना काम करते हैं कुछ न कुछ स्वरोजगार जैसी चीज़ें, तो उनकी संख्या भी बढ़ गई है, 70 लाख से 78 लाख हो गई। जाहिर है, नेचुरल है कि जब लोगों के पास कुछ नहीं होगा तो कुछ अपना करने की कोशिश करते हैं, कुछ रोजगार खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों की तादाद भी 8 लाख बढ़ी है। ये CMIE का आंकड़ा मैं दे रहा हूँ। देश में 12 करोड़ 10 लाख दैनिक मजदूर, उनमें से 9 करोड़ 10 लाख नौकरी उनकी चली गई। यानी 12 करोड़ 10 लाख जो डेली वेजेस वर्कर थे, वो डेली वेजेस वर्कर, उनमें से अधिकांश हिस्सा 9 करोड़ 10 लाख ने अपनी नौकरी खो दी। और हालांकि रिकवरी भी हुई है। जब लॉकडाउन का जो आत्मघाती फैसला हुआ था उसके ये दुष्परिणाम थे, लेकिन जब सरकार चेती, यू टर्न लिया बिना माफ़ी मांगे जनता से और फिर से अर्थव्यवस्था को खोलना शुरू किया, उसके बाद नौकरियां जुड़ने भी लगी। और जब नौकरियां जुड़ने लगी तो अगस्त महीने तक जो भरपाई हुई है उसका मैं आंकड़ा आपको देता हूं कि जो लोग काम पर लौटे हैं तो करीब 1 करोड़ 10 लाख के लगभग लोगों को अब भी नौकरी नहीं मिली है, बाकी लोग नौकरी में लौट आए हैं। यानी ये समझिए कि नौकरी जो बड़े पैमाने पर चली गई थी उनमें से अब 1 करोड़ 10 लाख लोग बेकार हैं। ये छोटी संख्या नहीं है, बड़ी संख्या है। हालांकि इसके नेचर पर जब हम जाएंगे तो स्थिति और भी भयावह है कि एक तरफ जो परमानेंट नौकरी जिनकी चली गई है, उनको दोबारा जब वो काम में आते हैं तो उनका नेचर ऑफ जॉब जो वो परमानेंट नहीं रह जाता है। नौकरी बढ़ी है, किस रूप में बढ़ी है? जैसे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि मनरेगा में हमने 58 लाख लोगों को नौकरी दे दी। तो इस तरह की संख्या बढ़ गई है, लेकिन मनरेगा की नौकरी से पेट तो साल भर नहीं चलता है। हाँ, भूख मरने से जरूर रोका जा सकता है। उस हिसाब से ये महत्वपूर्ण और उचित और ज़रूरत के हिसाब से कदम है। अब हम बात करते हैं कि 4 दिन में जो बड़े दो विरोध प्रदर्शन हुए, ऐसा देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ये 4 दिन में देश के युवाओं ने 2 विशाल प्रदर्शन कर दिए हों। दूसरे को तो हम आयोजित भी कह सकते हैं, पहला तो आयोजित भी नहीं था। जो 5 सितंबर वाला विरोध था ताली थाली का, वह तो स्वतः स्फूर्त ढंग से हुआ था। बेरोजगार सड़कों पर उतर आए थे, ट्विटर पर ट्रेंड कराया, एक दूसरे से अपील की और सब लोग सड़क पर थे। लेकिन ये जो 9 सितंबर वाला जो विरोध है, इसमें विपक्षी दल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अब एक और अपील की जा रही है। वो ये है कि आने वाले समय में ऐसा और भी विरोध जो है आगे बढ़ाया जाएगा। इससे पहले भी वो जो पिछले ताली थाली वाला जो विरोध था वो 5:05 पर किया गया। ये एक राइमिंग है, ये नरेंद्र मोदी जी का दिया हुआ है, सिखाया हुआ है। लोग उसी हथियार से नरेंद्र मोदी जी पर अटैक कर रहे हैं कि 9:09 पर 9 सितंबर को, 5 सितंबर को 5:05 पर। ये जो तुकबंदी है ये भी आंदोलन का मैसेज देने का एक तरीका है और जनता अपने गुस्से का इजहार कर रही है। तो हम ये देखेंगे कि ये आक्रोश जो है ये इसलिए है कि परीक्षा हो रही है, नतीजे नहीं निकल रहे। ये कहा जा रहा है कि परीक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए की फीस ले ली जाती है। यह तो बहुत समय से ये समस्या है, ये बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है।
ये लंबे समय से इस देश में चला आ रहा है कि बमुश्किल उंगलियों पर गिनी जाने वाली रिक्तियां होती हैं और उसके लिए लाखों आवेदन और सबसे फीस, परीक्षा फीस ले लिया जाता है। एक तरह से बेरोजगारों के नाम पर, बेरोजगारों के दम पर रोजगार का धंधा है ये, सरकार की ओर से या जो निजी कंपनियां, निजी क्षेत्र जो इस तरह की नियुक्तियां निकालते हैं, वो अपनी बेरोजगारी दूर कर रहे हैं। बेरोजगारों से फॉर्म भरवाते हैं, करोड़ों रुपए की वसूली करते हैं और सीट उंगलियों पर गिनी जाने वाली होती है। इस पर रोक लगनी चाहिए। सरकार न लगाए तो अदालत को संज्ञान लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा मामला है। ये बेरोजगारी का जो अभी वक्त है उसमें ये देखा जाए तो ये बेबसी जो पैदा हुई है, उस बेबसी पर गुस्से का इजहार है और इसने राजनीतिक दलों की जमीर को ललकारा, जो पहला वाला विरोध हुआ। और यही वजह है कि दूसरी बार राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और इसको राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन देने का रूप देने की कोशिश की। अब देखिए, जो 9:09 पर दिए जलाने वाली जो अपील थी 9 सितंबर को, मैं देख रहा था कि 10 लाख से ज्यादा बार ये ट्वीट हुआ। 10 लाख से ज्यादा बार ट्वीट होने का मतलब, ट्विटर गरीब लोगों के पास नहीं है। ट्विटर का इस्तेमाल आम गरीब लोग नहीं करते हैं। जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो सोशल मीडिया को समझता है, वही लोग करते हैं। उसमें 10 लाख ट्वीट हो जाना एक इवेंट के नाम पर, आंदोलन के नाम पर, छात्रों, नौजवानों की ओर से एक बड़े स्तर पर गुस्से का इजहार है। आप देखेंगे कि पिछले दौर में ये चीजें, गुस्से का इजहार करना छात्रों ने, युवाओं ने सीखा कहां से? तो आप देखेंगे कि कुछ समय पहले अगस्त महीने में जो मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की और उसका जो स्ट्रीमलाइन भारतीय जनता पार्टी के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हुआ, उस पर 75 लाख से ज्यादा लोगों ने उस मन की बात को देखा था। पहले इतनी बड़ी संख्या में देखते भी नहीं थे। किसी एक ट्यूब चैनल की बात करें तो एक यूट्यूब चैनल, तो इसी भारतीय जनता पार्टी के यूट्यूब चैनल का मैंने रिकॉर्ड खंगाला है। 2.25 लाख तक मैक्सिमम लोग देखा करते थे, लेकिन इस बार 75 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। और आपको यकीन नहीं आएगा, हालांकि मीडिया में खबरें छप चुकी हैं, पर ये अपडेटेड आंकड़ा मैं दे रहा हूं जो नहीं आपने देखा होगा। वो ये कि 12 लाख से ज्यादा लोगों ने डिसलाइक किया। 75 लाख में 12 लाख लोगों का डिसलाइक करना, समझते हैं आप? हर छठा व्यक्ति नापसंद कर रहा है, यह इसका मतलब है। तो ये जो भाव निकला, ये जो आंदोलन की शुरुआत हुई डिसलाइक के तौर पर, इसी डिसलाइक आंदोलन ने इस नए स्वरूप में छात्रों, युवाओं को बेरोजगारी के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा कर दिया है। और हमें पूरा यकीन है कि ये जो डिसलाइक हुआ, इसमें वो नीट और जी का जो एग्जाम हो रहा है, उसमें जो बड़ी संख्या में 26 लाख परीक्षार्थी हैं, जो कोरोना में हमने जो रिकॉर्ड बना लिया है और बड़े रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहे हैं जिसको कोई पकड़ भी नहीं सकेगा। इस बुरे हाल में 26 लाख छात्र और उसके गार्जियंस को जोड़ ले, जो परीक्षा दिलाने के लिए घर से निकलेंगे दूर तक, चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो उनकी तादाद 2 और प्लस कर लीजिए पर स्टूडेंट, 78 लाख की होती है। तो 78 लाख लोगों को कोरोना काल में घर से बाहर निकाल दिया गया। तो जिंदगी को दांव पर लगाकर परीक्षा देने में के लिए निकले छात्र, इनमें गुस्सा होना स्वाभाविक है और वो गुस्सा है। सरकार ने सुनी नहीं, अदालत के पास भी लोग गए, अदालत ने भी सरकार की ही भाषा बोली कि क्या जिंदगी को रोक देंगे। पर यही अदालत उस समय तो लॉकडाउन को रोकने के लिए नहीं आई थी,
उस समय लॉकडाउन को रोकना, लॉकडाउन का होना, यह कहा गया कि जान है तो जहान है, जान रहेगी तब तो जहान होगा। और बाद में जब सरकार को अपनी गलती का पता चला तो सरकार ने कहा कि जान भी जहान भी। तो आज हमारी अदालत भी जान भी जहान भी के साथ में सरकार की भाषा में अपने विचार को रख रही है। तो छात्रों और युवाओं को वहां भी नहीं सुना गया। पृष्ठभूमि यहीं से तैयार होती है, धीरे 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 धीरे, और फिर नौकरी मांगते छात्रों को ये आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ता है। अब हम याद करते हैं 2014 और 2014 के बाद आज की परिस्थिति। तब भी युवाओं को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। 2014 के चुनाव में अच्छे दिन का नारा दिया गया था, और अच्छे दिन की इसके अलावा उसमें घोटालों का पर्दाफाश हुआ था, अन्ना आंदोलन हुआ था। तो इसमें हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना, रोजगार देना, काला धन समाप्त करना, और सब मिलाकर के अच्छे दिन की परिकल्पना रखी गई थी। और इस वजह से यूपीए सरकार को जाना पड़ा। बीजेपी सरकार आई, सत्ता में प्रचंड बहुमत से आई, वह रिपीट भी हुई। और तब की बात की तुलना अगर हम आज से करते हैं तो तब भ्रष्टाचार खत्म करने और विकास की बात की गई थी, और आज वो स्थिति है कि जो असंतुष्ट लोग हैं, जो अच्छे दिन से मायूस हो चुके हैं, वो करोड़ों बेरोजगार और नौकरी गंवा बैठे लोग इस स्थिति से उबरने के लिए बेचैन हैं। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव हो या प्रियंका गांधी हो या तेजस्वी यादव हो या फिर देश के दूसरे बड़े नेता हों, अपने अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय क्षत्रप या राष्ट्रीय राजनीति करने वाले नेता, उनकी चुनौती है उनके सामने ये चुनौती है कि इस स्थिति को वो मुद्दा बना पाते हैं या नहीं। बेरोजगारों के गुस्से को, बेरोजगारों की निराशा को आशा में बदल पाते हैं कि नहीं, इसके लिए रोड मैप भी दिखाना होगा। केवल कोरोना काल का दुख बताने से नहीं, कोरोना काल से उबरने की स्थिति, उबरने का तरीका, रास्ता, रोड मैप लेके आना होगा। कैसे हम उद्योग धंधे को खड़ा कर पाएंगे, कैसे हम बेरोजगारी को खत्म कर पाएंगे, कैसे ये निराशा दूर होगी। और मनरेगा जैसी चीज निश्चित रूप से आज भी भूख से मरने वाली स्थिति को बचाती है। नौकरी के मामले में भी ऐसी गारंटी लोगों को चाहिए। 32 लाख प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में भी लौटे, बिहार में भी लौटे और अन्य प्रांतों में भी, लेकिन ये दो प्रांत महत्वपूर्ण हैं। बिहार में 32 लाख लोगों को, 29 लाख लोगों को 1,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता मिला। तो उत्तर प्रदेश में 57-58 लाख लोगों को मनरेगा से जोड़ करके भूख से मरने से बचाने का काम किया गया। तो ये विकल्प है, लेकिन इससे अच्छा विकल्प चाहिए, स्थायी विकल्प चाहिए। छुटी हुई नौकरी फिर से कैसे बहाल हो, कैसे पढ़े लिखे बेरोजगार समायोजित हो। और हाल आज ये है, इसको ये भी चिंता का विषय है कि अर्थव्यवस्था हमारी जो 2014 में थी उसी स्तर पर 2020 में एक बार फिर पहुंचने जा रही है। यानी 6 साल हम बर्बाद कर चुके हैं। 2014 में 2.0 समथिंग ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी और हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन डॉलर को पहुंचने को हुई थी। कुछ समय पहले पहुंची नहीं थी, घोषणा कर दी गई थी कि हमने 1 ट्रिलियन डॉलर जोड़ लिया 6 साल 5 साल, लेकिन पहुंची कभी नहीं। अब वो जोड़ना तो छोड़िए, फिर से वहीं पर पहुंच गए। तो बेरोजगारी की जो दर है देश में वो 8.35% के स्तर पर पहुंच चुकी है अगस्त के महीने में। जुलाई में ये 7.4 थी। यानी जो भी रिकवरी हुई कोरोना काल में
कोरोना काल में तो बहुत नीचे गिर गई थी, 23% से नीचे 23.9% की जीडीपी में गिरावट आई थी। उसी हिसाब से बेरोजगारी में भी बढ़ोतरी हुई थी। तो बेरोजगारी के स्तर में थोड़ा सा सुधार जुलाई महीने में देखने को मिला था, 7.4% के स्तर पर आए, लेकिन अगस्त में फिर बेरोजगारी बढ़ गई, यानी 0.95% का एक महीने में ही उछाल आ गया, यानी एक बार फिर हम चिंताजनक स्थिति में पहुंच गए। तो ये जो स्थिति है बेरोजगारी की और आने वाले समय में अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर हमें दिख रही है, तो ये तस्वीर बहुत खतरनाक है। और इस खतरनाक तस्वीर का जो पहलू है कि सरकार अपनी गलती नहीं मान रही, वो इसको एक्ट ऑफ गॉड बोल देती है। एक बार भी कोरोना पर अपनी बदलती हुई नीतियों, कभी हम 21 दिन में हम कोरोना भगा लेंगे और कभी राज्यों पर छोड़ दिए कि आप समझिए आपके प्रदेश में क्या हो रहा है। राज्य लड़ रहे हैं कि हम आपसे बेहतर हैं तो हम आपसे बेहतर हैं, मेरे यहाँ कोरोना है लेकिन उस राज्य से तो अच्छी स्थिति में। इस तरह के हालात थे, यानी कोरोना से लड़ने के लिए आम जनता को उनकी किस्मत पर छोड़ दिया गया है। तो ये 2016 के बाद से जो 16 में नोटबंदी हुई थी, 2017 में जीएसटी आई थी, उसके बाद से जो अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई, अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, इन तमाम गलतियों पर कभी भी हमारे सरकार की ओर से अपनी गलती मानी नहीं गई है, कभी माफ़ी नहीं मांगी गई है। आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने माफ़ी मांगी है, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि हाँ कोरोना काल में उनसे एसेस करने में गलती हुई, कोरोना को उन्होंने बहुत गंभीरता से नहीं लिया था। अरे जो गलती डोनाल्ड ट्रंप ने की वही गलती हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी की। दोनों नमस्ते ट्रंप कर रहे थे अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में, और उसके बाद से ही हालत बिगड़नी शुरू हुई, चाहे अमेरिका हो चाहे हिंदुस्तान। उससे पहले तो हम कह रहे थे कि दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, हमारी सरकार इतनी मजबूत है, हमारी सरकार ने इतने समय पर इतने कड़े डिसीजन लिए हैं कि हवाई जहाज में ही इतनी चेकिंग चल रही है एयरपोर्ट पर कि कोरोना यहाँ बचा हुआ है। अगर हमारी सरकार नहीं होती, नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं करते, तो पता नहीं आज देश में लाशों का ढेर लगा होता। ये भाषा हुआ करती थी, लेकिन आज ऐसा बोलने वाले लोग चुप हैं, छुप गए हैं, भाग गए हैं। और नमस्ते ट्रंप करने वाले लोग बोल रहे हो कि नहीं ये सब प्रोपेगेंडा है विरोधियों का। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने माफ़ी मांगी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी ये सद्बुद्धि आएगी। आज अमेरिका नंबर 1 पर है कोरोना के मामले में, भारत नंबर 2 पर है, और 95,000 से ज़्यादा कोरोना का केस एक दिन में आ रहा है। तो ये समझिए, ये जो दीपों का आंदोलन है, दीप आंदोलन, यह आंदोलन जनता को जगाने के लिए हो, जनता की ओर से शासन को जगाने के लिए हो, और जनता भी जागे समस्या के प्रति, युवा बेरोजगारों के गुस्से में उसका साथ दे, तो राजनीति की दिशा भी बदलेगी और राजनीतिक दलों पर भी दबाव होगा कि वो जनता के साथ संवाद करने को विवश होंगे। मनमाने फैसले से देश बचा रह सकेगा, और ऐसा होगा तभी जनता में विश्वास भी बहाल हो सकता है। तो कप ऑफ न्यूज़ देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको पसंद आए तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा ये सिलसिला जारी रहे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।